आज हम पढ़ेंगे श्वसन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने सब्सक्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है समझ सकते हैं। तो श्वसन की शुरुआत आज हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन से, और वह क्वेश्चन है कि श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? अब श्वसन तो हम सामान्य भाषा में समझते हैं कि हम सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो यह क्रिया क्या है? यह क्रिया श्वसन है। लेकिन सच में ये पूरा श्वसन नहीं है, यह तो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग, जिसमें हम वायु को नाक मुंह से खींचकर फेफड़े तक भरते हैं और फिर फेफड़े से अंदर की जो गैस है उसे बाहर निकालते हैं। अब इस प्रक्रिया को हम क्यों करते हैं? एक प्रश्न और खड़ा करते हैं कि आखिर इस प्रक्रिया को हम क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है इस प्रक्रिया की कि हम बाहर की वायु को अंदर लें और अंदर की वायु को बाहर करें। तो इसका जो सीधा सा अर्थ है वो ये है कि भोजन जो हम करते हैं उसमें हमारे पास भोजन में जो हमारे भोजन में ऊर्जा निहित होती है, ऊर्जा होती है, यानी कि भोजन में ऊर्जा के उत्पादन के घटक होते हैं जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का जो सरल अणु होता है वह ग्लूकोज होता है, तो उसमें ऊर्जा है। अब उस ऊर्जा को हम अपने भौतिक और जैविक क्रियाकलापों के लिए उपयोग कर सके तो जरूरी हो जाता है कि उस ऊर्जा को हम निकालें और उसे एटीपी में बदले। एटीपी में एक्चुअली ऊर्जा तो भोजन में भी है और उस ऊर्जा का उपयोग भी हम करेंगे, लेकिन जिस रूप में भोजन में है ना, उस रूप में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उस ऊर्जा का हम फिर से उत्पादन करें, ऊर्जा का उत्पादन करें और फिर उस ऊर्जा को एटीपी में बदलें और फिर ज़रूरत पड़े तो उस एटीपी से हम अपने बाकी कार्यों के लिए ऊर्जा लेके खर्च करें। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि श्वसन क्रिया हमारे भोजन के अंदर के जो ऊर्जा उत्पादन करने वाले घटक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और उसका जो सरल अणु ग्लूकोज है, उसमें निहित ऊर्जा को हम निकाल करके और उपयोग करने लायक ऊर्जा में बदलते हैं। अब चूंकि ग्लूकोज जो होता है वह होता है C6H12O6, यानी कि उसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं और वो आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं और उन्हीं के बीच में ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा अगर प्राप्त करना है तो उसे तोड़ना है, वही तो ऊर्जा है ना, उसी में ऊर्जा है। तो उसको हम तोड़ेंगे और जब तोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये दो चीज़ें तो फिक्स हो जाती है कि श्वसन में बननी ही बननी है, एक ऊर्जा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा तो बन गए, लेकिन क्या पूरा का पूरा ग्लूकोज हमारा इसमें कन्वर्ट हो रहा है? पूरा जो ग्लूकोज में पूरी ऊर्जा उसे हम पूरा का पूरा ले रहे हैं या कुछ ऊर्जा ले रहे हैं और कुछ ऊर्जा छोड़ दे रहे हैं? जो भी प्रोसेस अपनाएंगे, अगर पूरी ऊर्जा लेनी है हमें, ग्लूकोज की सारी ऊर्जा लेनी है, तो उसके सारे क्षयों कार्बन अणुओं को तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए हमें
ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कार्बन टूटेगा तो उसमें हाइड्रोजन भी उसके साथ है ना, H12, तो हाइड्रोजन भी है, तो कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो फिर हाइड्रोजन क्या करेगा, तो हाइड्रोजन जल बनाएगा अगर सारे कार्बन ग्लूकोज के टूटते हैं तो। और एक बड़ी मात्रा में हमको ऊर्जा मिलती है जो ATP में कन्वर्ट हो जाती है, और वो मात्रा होती है 38 ATP। एक ग्लूकोज अणु से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। और साथ में हमें प्राप्त होता है एक X मतलब जल। अब तब ये जब पूरी ऊर्जा ले लेते हैं तो जो बनता है वह जल होता है। और अगर पूरी ऊर्जा हम नहीं लेते हैं, हमको थोड़ी ऊर्जा की ज़रूरत है, तो ग्लूकोज के सारे अणु अलग अलग नहीं होंगे, तो सारे अणु कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदलेंगे, कुछ एक दो अणु कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेंगे, और फिर जो 3-4 कार्बन के अणु रहेंगे वो आपस में जुड़े ही रहेंगे और थोड़ा रीअरेंज होके एक नए पदार्थ को बना लेंगे। और उसमें विशेष रूप से एथिल एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल, और साथ में बनती है थोड़ी सी ऊर्जा ATP, और कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें भी निकलेगा। तो अभी हमने जो समझा वो ये समझा कि ग्लूकोज के अंदर जो निहित ऊर्जा है जिसका सीधा उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, उसको हम उससे ऊर्जा प्राप्त करके उस ऊर्जा को ATP के रूप में बदल देते हैं कि हम उससे ऊर्जा ले करके जैविक और भौतिक क्रियाएं कर सके। अब इसके ATP के बदलने और ATP में बदलने का जो कारण है उसे हम थोड़ा एक दूसरे उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। अब मान लो आपके पास एक चेक है, वो जैसे ग्लूकोज है, और आप बाज़ार में गए और आपको क्या चाहिए, आप बाज़ार में गए और आपको चाहिए कि आपको छोटे छोटे दुकानों से ढेर सारे सामान खरीदने हैं। अब छोटे छोटे दुकानों से आपको ढेर सारे सामान खरीदने हैं, तो फिर आप क्या करोगे, एक चेक से क्या क्या करोगे, दुकानदार तो नहीं लेगा ना, वो तो चलेगा नहीं बाजार में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा और बैंक से नोट लेने पड़ेंगे, पैसे लेने पड़ेंगे, और उस पैसे को से हम जहाँ जहाँ जाएंगे छोटे छोटे पैसे के हिस्से आप दे देंगे और जो सामान चाहिए हम उसे ले लेंगे। यही कंसेप्ट काम करता है ग्लूकोज में निहित ऊर्जा और ATP में निहित ऊर्जा में, कि ग्लूकोज तो भाई बड़ा अणु है, उसमें जो ऊर्जा है वो है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। और अब हम क्या करेंगे कि हम उसे निकाल करके और ATP में डाल देंगे, और ATP से जितनी ऊर्जा हमको जरूरत पड़ेगी उतना हम ले लेंगे, और जहाँ जहाँ जो जो काम होगा उसे हम करते रहेंगे। तो ये तो हमारा हो गया ATP का कंसेप्ट। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा ग्लूकोज है वह जल में टूटेगा, तो और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, जल में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, और एनर्जी जो प्राप्त करेगा वो एनर्जी बहुत अधिक होगी, और वो होगी 38 ATP। और इसके लिए जरूरी होगा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए क्योंकि सारे कार्बन को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो ये तो क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। तो इस तरह से हमने देखा, एक क्रिया हो गई ऑक्सीजन की उपस्थिति वाली, दूसरी क्रिया हो गई कि हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए और थोड़ा सा हमको ऊर्जा चाहिए, और जो ग्लूकोज है उसको हम किसी दूसरे प्रोडक्ट में बदल देंगे, जैसे एथिल एल्कोहल में हमने बदल दिया, तो इसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के दो रास्ते हो गए। एक रास्ता हो गया जब हमें ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में चाहिए और पूरा का पूरा ऊर्जा चाहिए, तब जल बनेगा, ऊर्जा निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, ऊर्जा निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और ढेर सारी मात्रा में एनर्जी प्राप्त होगी, वो होगी 38 ATP। और जब हमें थोड़ी मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है तो हम क्या करेंगे, तब सारे कार्बन को नहीं तोड़ेंगे, तब हम उसमें से कुछ कार्बन निकाल के तोड़ के और उसका उपयोग कर लेंगे, और थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और फिर वह ग्लूकोज कम कार्बन वाले अणुओं में बदल जाएगा और वो हो जाएगा एथिल एल्कोहल, और फिर 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होगी। तो अगर हमें ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और उसका उपयोग किया,
तो वह हो जाएगा ऑक्सीश्वसन। और अब अगर यदि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी तो वह होगा अनाक्षी श्वसन। तो इस तरह से हमारे श्वसन की दो प्रक्रिया होती है, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनाक्षी श्वसन। तो आगे देखते हैं ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। अब हम वायवीय श्वसन में देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में कि अलग अलग जीवों में अलग अलग अंगों के माध्यम से कैसे ऑक्सीजन कोशिकाओं के अंदर तक पहुंचती है। तो आप देखते हो जो बहुत विकसित जंतु है, जैसे उभयचर है, उभयचर मतलब जिसमें जो जल और थल दोनों पे रह सकते हैं, पक्षी है, सरीसृप है, और अस्तनी है। ये सॉरी अस्तनी लिखा है, ये अस्तनी से पढ़ लेंगे, ये अस्तनी है, ये थोड़ा सा लिखने में ये अस्तनी है। तो ये जो विकसित कार्डेट्स हैं वो उनके अंदर श्वसन अंग बहुत अच्छा विकसित होता है और उसके में प्रमुख रूप से फेफड़ा होता है, फेफड़ा। अब नाक मुंह के माध्यम से ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंचती है, फेफड़े तक पहुंचती है और वहाँ पे जा कर के और फिर वो वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है फेफड़े से और फिर वह पहुँचती है कहाँ तक, कोशिका तक। तो इसे कहते हैं बाह्य श्वसन। और जब वह कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुँच जाती है तब कहते हैं कोशिकीय श्वसन। तो ये फेफड़े के द्वारा उभयचर, पक्षी, सरीसृप और अस्तनी में फेफड़े के द्वारा श्वसन होता है, ये उनके अंग हैं। अब दूसरे जो कीट पतंगे हैं, कीट, उनकी रचना थोड़ी अलग होती है, उनका शरीर अलग होता है। तो जो कीट है, स्थलीय कीट जैसे तिलचट्टा है, मक्खी है, तो इनके अंदर ट्रैकी के माध्यम से, ट्रैकी मतलब श्वसन नलिकाओं, ट्रैकी माने श्वसन नलिकाओं के माध्यम से श्वसन क्रिया होती है। श्वसन नलिकाओं, श्वसन नलिकाओं के माध्यम से श्वसन होता है। अब ये इससे कैसे होता है? तो श्वसन नलिकाओं का सीधा संबंध वायुमंडल से होता है। वो क्या उनके शरीर में वो ऊपर तक किस तरह से रहती हैं कि उसका संबंध वायुमंडल से रहता है, और शरीर फूलता पिचकता है तो वो वायुमंडल से सीधे ऑक्सीजन को ले लेती हैं और फिर वहाँ से वो बाकी कोशिकाओं तक उनको पहुँचाती हैं। अब तीसरा है जो जल में रहते हैं, उनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? तो उनमें श्वसन होता है क्लोम के द्वारा। गिल्स आप सुना है, मछलियों को आप देखे होंगे, मछलियाँ पानी में गड़फड़ को अपना करती हैं और फिर वो करती रहती हैं और वो जल में घुली ऑक्सीजन को गिल्स के माध्यम से ले करके और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाती है। तो जो जलीय प्राणी हैं उनमें क्लोम द्वारा गिल्स द्वारा श्वसन होता है। अब बहुत सारे प्राणियों में त्वचा द्वारा भी होता है। अब त्वचा द्वारा श्वसन होने के लिए जरूरी है कि त्वचा उनकी नम रहे और इस तरह से रहे कि त्वचा से गैसीय विसरण हो सके, जैसे केंचुआ को आपने देखा होगा, उसकी त्वचा हमेशा नम रहती है। मेढक को देखा होगा, उसकी त्वचा हमेशा नम रहती है। जोक को देखा होगा, उसकी त्वचा हमेशा नम रहती है। तो इनके त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन का लेन देन होता है और गैस कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है, मतलब गैसेस एक्सचेंज उनके त्वचा द्वारा होता है। और जो छोटे जीव हैं, अब कोई एक कोशिकीय जीव है तो वो सीधे वायुमंडल के संपर्क में रहता है। अगर जैसे जल में है तो जल उसका मंडल क्या कहते हैं वातावरण है, तो वातावरण के संबंध में रहता है। और कोशिका तो सीधे वातावरण के संपर्क में हो गई ना,
तो जैसे ये कोशिका हो गई, तो ये कोशिका हो गई, चारों तरफ जल हो गया और ये इसके सीधे संपर्क में हो गई, तो इसको जो कुछ भी लेना होगा, जैसे ऑक्सीजन लेना होगा तो ये सीधे इसमें एंट्री अंदर, कैसे, विसरण द्वारा। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो विसरण द्वारा बाहर। यह विसरण की क्रिया जो होती है ना, वह सांद्रता पर निर्भर करती है, सांद्रता के अंदर पर। अगर अधिक सांद्रता है तो वहाँ से निकल के गैस कम सांद्रता की तरफ चली जाएगी, और कम सांद्रता से गैस निकल के अधिक सांद्रता की तरफ, अधिक सांद्रता से गैस कम सांद्रता की तरफ आ जाती है। तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है तो वो निकल करके शरीर में चली आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में अधिक रहती है तो वो विषित होकर के चली जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग शरीर रचना वाले जीवों में जो वायवीय श्वसन होता है वह अलग अलग होता है। अब देखते हैं पौधों में श्वसन। अभी हमने देखा जंतुओं में किन किन अंगों के माध्यम से श्वसन होता है, अब हम देख रहे हैं पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो पौधों में भी दोनों तरह के श्वसन होते हैं, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला जिसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला जिसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अब ऑक्सी श्वसन के लिए तो पौधों में कोई विशेष अंग नहीं होते, लेकिन रंध्र होते हैं और वातरंध्र होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज के लिए रास्ता देते हैं। अब रंध्रों के माध्यम से, वातरंध्रों के माध्यम से वायुमंडलीय ऑक्सीजन विसरण के द्वारा पौधों के कोशिकीय उत्तक, जो कोशिका है उसके उत्तक द्रव्य तक पहुंचती है, और वहां से वो कोशिका के अंदर जाती है। फिर जो अंदर ऑक्सीजन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर से उत्तक द्रव्य में मुक्त हो जाती है, और फिर कोशिकीय के जो अंतरा कोशिकीय स्थान होते हैं उनके माध्यम से निकल करके रंध्रों और वातरंध्रों के द्वारा वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो इस तरह से ऑक्सी श्वसन का पौधों में जो गैसीय विनिमय होता है वह होता है रंध्रों के द्वारा और वातरंध्रों के द्वारा, रंध्रों और वातरंध्रों के द्वारा होता है। अब यही देखा जाए कि अनाक्षी श्वसन फिर पौधों में कब होता है, तो अनाक्षी श्वसन तो अंकुरित बीजों में होता है और पुष्प कलिकाओं तथा सरस फलों में होता है। और फिर याद रखना पड़ेगा आपको कि अनाक्षी श्वसन पौधों में भी होता है, ऑक्सी श्वसन भी पौधों में होता है, लेकिन ये अनाक्षी श्वसन कब होता है तो अंकुरित बीजों में होता है, पुष्प कलिकाओं में होता है और सरस फलों में होता है। अब ये हो गया पौधों में श्वसन। उत्पाद वही बनने हैं जो जंतुओं में बने। ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न इसमें भी होनी है, ऊर्जा उत्पन्न इसमें भी होनी है, और ऊर्जा एटीपी में संचित भी होनी है। अनाक्षी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होनी है, ऊर्जा उत्पन्न होनी है, मात्रा में अंतर होगा। बस यह भी एक चीज़ और आपको स्पष्ट कर दे कि जो अनाक्षी श्वसन होता है, अनाक्षी श्वसन, उस अनाक्षी श्वसन में कभी कभी एल्कोहल के स्थान पर साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि भी बनते हैं। तो ये पक्का नहीं रहता है कि हमेशा अनाक्षी श्वसन में एथिल अल्कोहल ही बनेगा या अल्कोहल ही बनेगा। नहीं, अम्ल भी बनते हैं। और अनाक्षी श्वसन जब पेशियों में होता है तो वो जो अम्ल बनता है उसके कारण से क्रैम्पिंग होती है। वो आपको उस पिछली वीडियो में बताया गया है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम अब आगे देखते हैं कि श्वसन और, तो दोनों में अंतर कुछ होता है क्या। पहले इसे समझे कि श्वसन और दहन में क्या अंतर होता है। इस रिलेशन का ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, ये भी अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है और दहन एक रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया नहीं है। ये बाहर भी हो सकती है, बाहर में होती है, मतलब निर्जीवों में होती है, और यह सजीव में होता है।
यह एंजाइम की सहायता से होता है और यह एंजाइम के अभाव में होता है। इसकी ऊर्जा विभिन्न चरणों में मुक्त होती है। सॉरी, यहाँ पे मुख्यता नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, ये मुक्त है, मुक्त होती है, थोड़ा मिसप्रिंट है, मुक्त होती है तथा एटीपी में संचित हो जाती है। इसकी ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है और ऊर्जा ताप और प्रकाश के रूप में मुक्त होती है। इस पर नियंत्रण नहीं रहता है कि जब जितना उपयोग करना चाहें हम कर सके। आप देखते ही आग लग जाए, कितना भी ऊर्जा उत्पादक पदार्थ होगा, लकड़ी, उपला, ये सब थोड़ी देर में जल के ख़त्म हो जाएगा और ऊर्जा से ताप बढ़ जाएगा, प्रकाश निकल जाएगा। हम उसका उपयोग जब चाहें तब थोड़ी थोड़ी मात्रा में नहीं कर सकते। तो यह ऊर्जा अनियंत्रित होती है, यह ऊर्जा श्वसन वाली नियंत्रित होती है। तो इस तरह से हमारा ये लेसन समाप्त होता है। और मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ कि हमारी जो ऊर्जा होती है, जो श्वसन के फलस्वरूप निकलती है, वह किस में सबसे ज़्यादा निकलती है, आक्सीय श्वसन में कि अनाक्सीय श्वसन में? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा भी उत्साह बढ़ेगा कि नहीं आप ध्यान दे रहे हो। और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो आपको पता चल सके, इसलिए आप